गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो MPPSC 2024 का सिलेबस आया है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखे गए हैं और उन परिवर्तनों को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, उन परिवर्तनों को मतलब कैसे डील करेंगे अपने प्रीलिम्स में। और चूंकि जैसा कि अभी लग रहा है कि यदि एग्ज़ाम की डेट जो है वो पोस्टपोन्ड होती है तो उस दौरान हमारी तैयारी की क्या कैसे रणनीति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जिससे हम लोग प्रीलिम्स जो है अगला जो कि कम पोस्ट है उसको भी हम लोग उसमें क्या कर सकें, उसको हम लोग जीत सकें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या भारत के इतिहास में। यदि पहला पॉइंट्स देखें, भारत के इतिहास, संकल्पना एवं विचार, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद। हालांकि ये पहले थे, पहले हम लोग वेद के बारे में पढ़ते थे, उपनिषद के बारे में भी पढ़ते थे, परंतु इससे स्पेसिफाई नहीं होता था कि सिर्फ वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है। तो अब इन्होंने क्या किया है, प्रीलिम्स में स्पेसिफाई कर दिया है। आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सठ दर्शन, स्मृतियाँ, सभा, समिति, ये सब वैदिक सभ्यता की हम लोग संस्था के रूप में देखते थे। अब इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। गणतंत्र, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋण, पंच महाव्रत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। कुल मिला के इतना पोर्शन जो है इन्होंने स्पेसिफाई करके विशेष रूप से बता के हमको पढ़ने के लिए दिया है। पहले यही सब प्राचीन से मध्यकालीन या आधुनिक काल तक लिख दिया जाता था, स्पेसिफाई नहीं किया जाता था। तो इसको हम लोग देखेंगे स्पेशली। फिर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की, ये सब पिछले वाला है। कला प्रारूप पिछला वाला ही है। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी पिछले में था, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती और जो भी संस्थानों की स्थापना हुई सब पढ़ते थे। स्वतंत्रता संघर्ष और राज्य के एकीकरण व पुनर्गठन, ठीक है ना, यहाँ पुनर्गठन तक ही है। उसके बाद जो है देश की आज़ादी के बाद का इसमें कुछ वो नहीं मिलता, पर पुनर्गठन तक का है इसमें सिलेबस में। तो इसमें जो हमें अलग मिला वो सिर्फ और सिर्फ इतना मिला, वो भी स्पेसिफाई करके दिया गया है, बाकी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत, ये पुराना वाला ही है। बट एक चीज़ जो इन्होंने मतलब बोला है, पूरे MPPSC के चाहे प्री का सिलेबस देखें हम लोग, चाहे मेंस का सिलेबस देखें, अब इन्होंने जो जनजातियों वाला पार्ट है, जनजातियों वाला पार्ट, जो जनजातियों वाला पार्ट है उसे ज़्यादा इन्होंने क्या दिया है, महत्व दिया है। मतलब हर जगह आपको जनजातियों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती है जनसंख्या वाइज, आपको पता है। तो इसमें क्या करना है कि हमको जनजातियों पर इन्होंने बोला है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा और विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर भी इन्होंने मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व को शामिल किया है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ते थे। इसके अलावा भारत का भूगोल है, तो ध्यान में रखिएगा भारत के भूगोल में स्पेसिफाई करके दिया गया है। अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन सूचकांक, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं। तो ये अल नीनो ला नीनो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले जानते नहीं थे, जैसे अल नीनो के बारे में भी जानते थे कि गर्म प्रशांत, वो ठंडे प्रशांत, तो ये पढ़े जरूर है हम लोग, परंतु अब इन्होंने सिलेबस में लिख के दे दिया है कि आपको अल नीनो पढ़ना है, ला नीनो पढ़ना है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इस पर विशेष रूप से इस पर फोकस रहना अपने को। एक पॉइंट से वन खनिज, ये दूसरा पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति भी है, ठीक है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी है, और जो दूसरी हरित क्रांति है उसके बारे में रणनीतियाँ भी हैं। तो इसको भी स्पेसिफाई रूप से पढ़ना है। बाकी वही आपदा, चक्रवात, भारत के प्रमुख चक्रवात, इसके बारे में पढ़ना है। तो बाकी तो वही है, बस भूगोल को देख लेते हैं। भूगोल वाला पोर्शन वही है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आए हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये भी वही है, इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं आए हैं, वही सब है लगभग। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में ये मध्य प्रदेश की वर्तमान, इसमें कृषि उद्योग MSME सेक्टर को शामिल किया गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति कैसे है, जो 17 विकास लक्ष्य हैं उसमें क्या क्या मध्य प्रदेश ने कैसे अचीव किया, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते थे, जो मेंस का टॉपिक हुआ करता था, इसमें डाल दिया गया है। बाकी रिजर्व बैंक तो वही है, सेबी वही है, G20, सार्क, एशियान, इनके बारे में भी अब पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से जो कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड हुए हैं वो यहाँ से ऐड हुए हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट,
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये सब कुछ नए ऐड हुए हैं। विज्ञान पर्यावरण में इसमें बाकी सब पुराने टॉपिक हैं। इसमें देखिए सिकिल सेल के बारे में, सिकिल सेल एनीमिया के बारे में ज़्यादा फोकस कर दिया गया है और आनुवांशिक रोगों के बारे में स्पेसिफाई किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को। और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एसडीजी के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। फिर और कुछ अलग नहीं हुआ, बाकी सब वही हैं। फिर घटनाएं, सूचना, तो इसमें भी हाँ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये 10 यूनिट्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं साहित्य, इसके लिए आप कौन सा सोर्स फॉलो करें? तो मुझे लगता है इसके लिए जो एक अच्छी बुक आई है वो निर्माण IAS की है। उसमें ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से कंटेंट को पूरा अच्छे तरीके से लिखा गया और समझाया गया, और उतना पढ़ने के बाद कवर हो रहा है। तो यूनिट 10 के लिए आप निर्माण IAS की बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें टॉपिक्स की देखते हैं हम लोग, तो पूरी तरह जनजातियों के बारे में होगा। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है ना, जैसे बैगा, भारिया, ये सब जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, घुमंतू जनजाति जैसे बंजारा वगैरह के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं पढ़ना पड़ेगा जो जनजातियों पर स्पेसिफाई होगा। फिर है परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, भाषा, उत्सव, ठीक है। बोली, भाषा और बोली के बारे में मध्य प्रदेश की पढ़ना पड़ेगा। योगदान, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जनजातियों का योगदान क्या रहा, जनजाति व्यक्तित्व कौन थे, प्रमुख संस्थान या संग्रहालय क्या है, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो इस प्रकार लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये सब चीज़ें, लोक नाट्य वगैरह जो है, तो ये सब इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म में ये पूरी यूनिट हम लोग, जो अच्छी बुक है इस टाइम पे वो निर्माण IAS की है, जो जिसने ये कवर किया है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। बाकी 8 के लिए कंटेंट की, यदि 9 के लिए कंटेंट की बात करें तो इस यूनिट 9 के लिए परीक्षा धाम एक अच्छी कंटेंट है, जिसमें से लगभग ये टॉपिक कवर हो रहे हैं। यूनिट 8 के कंटेंट की बात करें तो यूनिट 8 की कंटेंट की यदि आप बात करते हैं तो इसके लिए न्यूज़पेपर, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में पूरी न्यूज़ के पेपर की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। आप सब लोग मॉर्निंग में न्यूज़ उसमें ज़रूर से ज़रूर क्लास में आएँ और देखें कि उसमें कैसे चल रहा है। पूरा जो 6 महीने का करंट है, 6 मंथ का जो करंट है, वो न्यूज़ पेपर से, जो कि विभिन्न न्यूज़ पेपर से हो सकती है, जनसत्ता हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है, जागरण हो सकता है, उसकी कटिंग के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। और उस पर आप ज़रूर से ज़रूर क्लास ज्वाइन करें और देखें कि उसमें पूरे न्यूज़ जो है कवर हो रहे हैं। इसके अलावा स्पीडी भी इसके लिए अच्छी है। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर टॉपिक्स आप परीक्षा धाम से इसमें कवर कर सकते हैं, बट कुछ टॉपिक जैसे सिकिल सेल एनीमिया और इन सब के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं और इंटरनेट से ही इसे कवर किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स के पोर्शन की बात करें तो इसके लिए आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं, और MP के लिए जो बुक आई है वो परीक्षा धाम की बुक है। तो MP वाले पोर्शन को परीक्षा धाम से, और जो अन्य पोर्शन है वो लूसेंट से कवर हो सकते हैं, और अन्य जो हैं वो दृष्टि IAS से, जैसे कि दृष्टि विजन से, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार, ये टॉपिक उसमें अच्छे से दिया गया है। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये सब आप उसी से कवर कर सकते हैं, जो लक्ष्मीकांत की बुक है। और इसके अलावा आप इसके लिए लूसेंट को भी प्रिफर कर सकते हैं, तो लूसेंट से भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पूरा पोर्शन है वो परीक्षा धाम की बुक से। भारत के भूगोल के लिए आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, और इसके MCQ ज़रूर से ज़रूर लगाएं और घटना चक्र को ही फॉलो करें। हिस्ट्री के लिए भी घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार ये आगे किया जा सकता है।